हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की एक डेफिनेशन लिखी है। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स के अनुपात को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। इसमें वोल्टेज का अनुपात उस अनुपात के बराबर ही होगा, लेकिन करंट का अनुपात वोल्टेज के अनुपात से उल्टा होगा। तो ये क्या कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न्स होते हैं उनके अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफॉर्मर दिखाया है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। इसमें जो वोल्टेज का अनुपात होता है वो टर्न्स के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हम जब प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज देते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने आप वोल्टेज पैदा हो जाती है। और जो वोल्टेज पैदा होती है वो किस पर डिपेंड करती है? सेकेंडरी वाइंडिंग में दी गई टर्न्स के ऊपर। यानी कि अगर यहाँ पे ज़्यादा टर्न्स दी होगी तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगी, कम टर्न्स की वाइंडिंग होगी तो कम वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। तो यही कह रहा है कि वोल्टेज का अनुपात उस अनुपात के बराबर होगा। यानी कि वोल्टेज का जो अनुपात है वो टर्न्स के अनुपात के बराबर होगा और जो करंट का अनुपात है वो वोल्टेज के अनुपात से उल्टा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक इसके लिए इक्वेशन लिखी है के, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज इक्वल टू। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। EPES, ये जो EP है ये होता है प्राइमरी वोल्टेज, ES सेकेंडरी वोल्टेज, NP ये हो गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या, NS सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या, IS सेकेंडरी करंट और IP प्राइमरी करंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी वोल्टेज किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू प्राइमरी टर्न बटे सेकेंडरी टर्न। आप इसको अलग अलग करके भी देख सकते हैं इस तरह से। प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू प्राइमरी टर्न। जो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो प्राइमरी टर्न के बराबर होगी। जितने प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न दिए होंगे उतनी ही वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी टर्न, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होने वाली वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में दिए गए टर्न के बराबर होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको उल्टा करके यहाँ पे लिखा हुआ जो करंट है वो इसका उल्टा करके लिखा है। यहाँ पे सेकेंडरी करंट बटे प्राइमरी करंट। जो करंट होता है वो वोल्टेज के बढ़ने के साथ घटता है, ये तो आपको पता होगा। जहाँ पे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वहाँ पे हमारा करंट जो है घटेगा। जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसमें जब हम वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो वहाँ पे करंट कम हो जाता है, जिससे कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें वायर का साइज जो है घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे करंट कम हो जाता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो इक्वेशन है वो इस तरह से है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो हमारा यहाँ पे करंट है इसमें उल्टा किया है, बाकी आप देख सकते हैं प्राइमरी वोल्टेज बटे, आप इस तरह से देख सकते हैं प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी टर्न, यहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी करंट, निचली साइड सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी टर्न और यहाँ पे प्राइमरी करंट। इसको मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में AC सप्लाई देंगे, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, बदलने वाला फ्लक्स, यानी कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण जो है प्राइमरी वाइंडिंग में EMF प्रोड्यूस होगी। इसमें एक अलग से EMF प्रोड्यूस होगी, उसको क्या कहते हैं? बैक EMF, बैक EMF। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज देंगे, अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इस फ्लक्स के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में EMF पैदा होगी और इसको क्या कहते हैं? EMF, बैक EMF। और ये जो बैक EMF है ये किसके कारण प्रोड्यूस होती है? सेल्फ इंडक्शन के कारण। सेल्फ इंडक्शन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ से सेल्फ इंडक्शन के बारे में देख सकते हैं कि और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होते हैं। तो जो बैक EMF प्रोड्यूस होती है वो होती है सेल्फ इंडक्शन की वजह से। और मैंने आपको लेंस लॉ में बताया जो बैक EMF होती है वो क्या करती है, जिस कारण से वो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है उसी का विरोध करती है। यानी कि यहाँ पे जो बैक EMF है किस कारण से बन रही है?
हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट देने से यहाँ बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। तो जो बैक ईएमएफ है ये मेन वोल्टेज का विरोध करेगी, जो इसमें हमने मेन सप्लाई दी है उसका विरोध करेगी। जो बैक ईएमएफ यहाँ पे उत्पन्न होती है सेल्फ इंडक्शन के कारण, वो लगभग उसकी जो मात्रा होती है वो मेन सप्लाई के बराबर ही होती है। जितनी हमने इसमें वोल्टेज दी है उतनी ही इसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। वो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे टर्न्स की संख्या के ऊपर। जो हमारी प्राइमरी वोल्टेज है जिसको हम लिखते हैं ई पी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी नंबर ऑफ टर्न इनटू प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगी प्राइमरी वोल्टेज जो यहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा हो रही है उसका अनुपात है EP/NP। जब प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से जब लिंक करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी उसका अनुपात भी इसी तरह से होगा। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस मतलब अंतर होगा, डिफरेंस जो होगा इसमें वो होगा ये सिर्फ P की जगह S बनेगा और नीचे भी P की जगह S बनेगा। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज का इक्वेशन जो बनेगा, अनुपात जो बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी टर्न, यानी कि सेकेंडरी टर्न के सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या के आधार पर ही इसमें जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्रोड्यूस होगी। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, सेकेंडरी वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज, वो किसके कारण प्रोड्यूस होती है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। प्राइमरी वोल्टेज सेल्फ इंडक्शन के कारण, सेकेंडरी वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस होती है। और इसकी जो दिशा होती है सेकेंडरी वोल्टेज की वो प्राइमरी वोल्टेज की के ही समान होती है। और इस तरह से जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K क्या बन जाता है, ES सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी टर्न बटे प्राइमरी टर्न। तो इस तरह से ये बन जाता है इसका इक्वेशन। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस भी हल करने को आ सकते हैं कि उसमें आपको इन 4 वैल्यूज़ में से 3 की वैल्यू दी होगी और चौथी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आपको इसमें से कुछ भी दिया हो सकता है, सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी टर्न, ये 3 दिए होंगे तो आपको प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न ज्ञात करने हैं, या फिर ये 3 दिए होंगे तो आपको प्राइमरी वोल्टेज ज्ञात करनी है। इसमें से कुछ भी किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इस प्रकार के सूत्र से आप उसको हल कर सकते हैं, इस इक्वेशन से आप उसको हल कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करके आप किसी भी चीज़ का इनमें से मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल के ऊपर इसके एक, जिसमें मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा इस इक्वेशन के ज़रिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ये नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया इसके एक न्यूमेरिकल के ऊपर लेकर आऊँगा, इसमें एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।